हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंक की क्लास में स्वागत करता हूं। अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी रस, ठीक है, जिसमें रस की निष्पत्ति हैं, रस के तत्व और उसकी परिभाषाएं वगैरह हमने दिखाई थी आप लोगों को। अब मैं रस का दूसरा पार्ट जो है आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। तो हमने इसमें बताए थे रस के अवयव या तत्व हमने बताए थे आप लोगों को, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें। देखिएगा, पहला है स्थायी भाव, ठीक है। पहला क्या है? स्थायी भाव इसमें, ठीक। स्थायी भाव हमने आप लोगों को उस दिन बता दिया था। फिर दूसरा है विभाव। स्थायी भाव पहला है, फिर दूसरा है विभाव, ठीक है। फिर तीसरा है अनुभाव और चौथा संचारी भाव। स्थायी भाव हमने आप लोगों को बता दिया था कि स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो इसमें हमने विभाव की लिखी हुई स्थायी भाव का बता दिया था, लेकिन मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्थायी भाव वह होता है कि वह भाव जो आरंभ से अंत तक एक जैसा रहता है। स्थायी भाव किसे कहते हैं? कि वह भाव जो आरंभ से अंत तक एक जैसा रहता है, ठीक। अतः जो भाव मतलब जन्मजात होता है, स्थायी भाव को हम जन्मजात भी कहते हैं, कि मतलब जो भाव शुरुआत से अंत तक रहता है, अर्थात जो भाव जन्मजात होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। तो जन्मजात भावों को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। या जो भाव प्रारंभ से अंत तक एक जैसा रहता है उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या हमने उस दिन बताई थी 9, ठीक। वो हमने आप लोगों को उस दिन नोट भी कराई थी, ठीक है। तो आप देखने के लिए हमारे यूट्यूब में जो है आपको दूसरा लिंक मिल जाएगा इसको, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम दूसरी बात करते हैं फिर विभाव की। पहला हमने स्थायी भाव आपको बता दिया, जो जन्मजात होता है वो स्थायी भाव होता है हमारा, प्रारंभ से अंत तक चलता है। फिर है हमारा विभाव। विभाव में है कि रसों को उद्दीप्त या जागृत करने वाली परिस्थितियाँ विभाव कहलाती हैं। विभाव किसे कहते हैं? रसों को जागृत करने वाली परिस्थितियाँ, ठीक। जो परिस्थितियाँ जो है रसों को जागृत करती हैं वह क्या कहलाती हैं? तो वह विभाव कहलाती हैं, ठीक है। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनकी परिभाषा आप लोगों को किताब में भी मिल जाएगी। लेकिन इसमें जो है फिर विभाव के 2 भेद दिए गए हैं किताब में। अक्सर ज़्यादातर देखा है मैंने, कई किताबों में नहीं है। तो आपको वीडियो में मिल रहा है जो कि विभाव के कितने भेद होते हैं। तो विभाव के 2 भेद होते हैं, ठीक है। पहला है आलम्बन विभाव, फिर दूसरा है हमारा उद्दीपन विभाव, ठीक है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव किसे कहते हैं? रसों को उद्दीप्त करने वाली परिस्थितियाँ या रसों को जागृत करने वाली परिस्थितियाँ क्या कहलाती हैं? विभाव कहलाती हैं। उसके बाद जो है हमारा विभाव का जो पहला भेद है आलम्बन विभाव, ठीक। उसके बाद है आलम्बन विभाव किसे कहते हैं? तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है, ठीक। तो यहाँ पे दूसरी बात आती है, स्थायी भाव क्यों जागृत होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव कहते हैं, ठीक। आलम्बन विभाव किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक या नायिका, ठीक, नायक नायिका को देखता है, नायिका नायक को देखती है, तो जो है स्थायी भाव जो होता है मनुष्य के अंदर वो हमारा जागृत होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। इसके बाद दूसरा आएगा हमारा उद्दीपन विभाव, ठीक है। पहला हो गया था हमारा आलम्बन विभाव। अब उसके बाद दूसरा आएगा हमारा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव तो हमने अभी बता दिया था आप लोगों को आलम्बन विभाव, है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। इसके बाद आता है क्या नाम तुम्हारा? उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? तो हम आप लोगों को पहले पढ़कर बता रहे हैं, उसके बाद हम नोट करा देंगे
कि स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारक, स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारण जो है वो क्या कहलाते हैं, हमारे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। तो आप नोट करिएगा, स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारण तीव्र करने वाले कारण। तो क्या बता रहे थे हम, उद्दीपन विभाव बता रहे, क्या उद्दीपन विभाव बताया मैंने, स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारण। स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारण क्या कहलाते हैं, हमारे स्थायी उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। ठीक, तो विभाव के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव मैंने बता दिया, उद्दीपन विभाव भी मैंने बता दिया। आप देख सकते हैं, स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उद्दीपन विभाव क्या होता है, जो स्थायी भाव को तीव्र करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक, तो उसके बाद जो है उद्दीपन विभाव की उदाहरण होगा एक उद्दीपन विभाव का। तो एक उदाहरण उद्दीपन विभाव का आप लोगों के सामने अभी हम देख रहे हैं। जैसे सुनाया जा रहा है कि शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति का भाव जागृत हुआ। उदाहरण है इसका आलम्बन और उद्दीपन विभाव का। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति का भाव जागृत हुआ। किसके मन में रति का भाव जागृत हुआ बच्चों, तो दुष्यंत के मन में रति का भाव जागृत हुआ। रति किसे कहते हैं, रति हम प्रेम को कहते हैं, प्यार को कहते हैं। ठीक, तो प्रेम का भाव जागृत हुआ, किसे देखकर हुआ, शकुंतला को देखकर हुआ। किसके मन में हुआ, दुष्यंत के मन में हुआ। किसका भाव जागृत हुआ, तो रति का भाव जागृत हुआ। ठीक, तो यहाँ शकुंतला क्या है हमारा, शकुंतला है हमारा आलम्बन विभाव। शकुंतला को देखकर जागृत हुआ तो शकुंतला है हमारा आलम्बन विभाव। उसके बाद है दुष्यंत, क्या है हमारा, दुष्यंत आश्रय है। ठीक, क्यों, किसके मन में हुआ, तो दुष्यंत के मन में हुआ, तो दुष्यंत हमारा क्या है, आश्रय है। फिर जो है उसके बाद बचता है क्यों जागृत हुआ, मतलब वहाँ का स्थान कैसा था, जगह कैसी थी वहाँ की, चांदनी रात। ठीक, जब रात जो है चांदनी होती है ना, तो उसका मतलब नज़ारा आप लोग कभी देखिए जाके ना, नदी किनारे कहीं पे, ठीक, चांदनी रात हो, नदी का किनारा हो, हैं। फिर उसके बाद एकांत, मतलब कोई भी ना हो वहाँ पे, मतलब आप हो हैं, और मतलब शकुंतला थी वहाँ पे और दुष्यंत थे हैं। तो वहाँ का नज़ारा कैसा रहा होगा, कल्पना कर सकते हैं आप लोग अपने हृदय में, हैं। एक बार आँख में मतलब बंद करके दे सोचिएगा। तो मतलब चांदनी रात, नदी का किनारा, एकांत हैं, और रात में ऊपर आसमान में क्या, चांद तारे हों, हैं। आह क्या बात है। फिर देखो कितना मतलब आनंद आता है। तो मतलब जब ये सब मतलब एकांत, फिर बगीचा था पास में, हैं, बगीचे में फूल खिले हुए हो ना, बगीचे जो, और धीमी धीमी हवा चल रही हो, तो जब उसकी खुशबू आती है ना फूलों की, जब आपके पास हवा आती है उसकी ना, और फिर वहाँ पे कौन कौन था, शकुंतला थी और दुष्यंत थे, दो ही लोग थे खाली। बच्चे हंस रहे हैं सामने ना, तो वहाँ पे क्या होगा है, तो वहाँ पे जो मतलब आलम्बन और उद्दीपन का बता रहे थे ना हम, हैं, हंसने वाली बात नहीं इसमें, समझने का वो। तो इसमें आलम्बन और उद्दीपन का जो है, तो फिर वहाँ पे फिर उसके बाद जो आएगा हमारा, फिर उसके बाद विभाव के दो भेद होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो हमने बता दिया अभी आप लोगों को। ठीक, तो जब ये सब होता है ना, तो इसे क्या जो है क्या नाम उत्पन्न, उद्दीपन विभाग से जो है उत्पन्न होता है। जो उदाहरण था शकुंतला और क्या नाम इनका, दुष्यंत का है, जो हंस रहे थे। तो मतलब शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में है रति का भाव जागृत हुआ है। तो फिर बाद में वो जगह तो हमने बता दी अभी आप लोगों को है। तो सोचिएगा, पढ़िएगा, दोबारा देखिएगा है, तो समझ में ना आएगा तो पहली बात तो एक बार में ही समझ में आएगा, जो लोग देख रहे होंगे, जो लोग देखेंगे हैं। इसके बाद तो उसके बाद जो है हमारा आएगा अनुभव। हमारा स्थायी भाव और विभाव हो गया था है। उसके बाद हमारा जो है आएगा अगला, तीसरा है हमारा अनुभव। ठीक है, अनुभव किसे कहते हैं, दो भेद हो गए इसके, तीसरा भेद है अनुभव। तो अनुभव किसे कहते हैं,
तो मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं होती हैं, मनोगत मतलब जो हमारे मन के अंदर के जो भाव हैं, तो मन के अंदर के भावों को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं होती हैं हमारी, वो अनुभाव कहलाती हैं हमारी। तो हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मनोगत भावों को जागृत करने वाली शारीरिक मनोगत भावों को जागृत करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं हमारी, मतलब मनोगत भावों को जागृत करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं, मनोगत भावों को जागृत करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं हमारी क्या कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, परिभाषा नोट कीजिएगा, अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, तो अब अनुभाव ये परिभाषा आप लोग नोट करिएगा। उसके बाद फिर एक मतलब मैं आपको लोगों को जो एक डायग्राम बनवाऊंगा ना, तो वो डायग्राम इस वीडियो के अलावा शायद दूसरा नहीं, आपने किताब में नहीं बना पाएंगे कहीं भी आप लोग हैं। तो परिभाषा नोट कीजिएगा फटाफट। क्या परिभाषा है कि मनोगत भावों को जागृत करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। कैसी चेष्टा, शारीरिक हैं और मानसिक, मन के अंदर की हैं, मानसिक मन की चेष्टाएं और शरीर की चेष्टाएं जो हैं, जो और जो मन के अंदर के भाव हैं, मतलब है आदमी कहता है, कोई भी बात अगर कोई कहता है ना, और कोई ऐसी वैसी बात होती है ना, आदमी कहता है तुम्हारे भाव समझ रहे बेटा हम हैं, तो वही बात, तो मनोगत भाव को, मन के भाव को समझने वाला है। तो शारीरिक और शरीर के अंदर की मतलब जो शरीर से हो रही हैं और मन की चेष्टाएं जो हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम जो है इसको मिटा रहे हैं और उसके बाद दिखवाएंगे अनुभाव मतलब क्या, अनुभाव किन शब्दों से बना है, तो आप लोगों को पता होगा शायद है। अगर नहीं पता है आप लोग, तो आप लोगों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी फिर है, क्योंकि अगर पता होगा तो रिवीजन हो जाएगा ना, अगर नहीं पता है तो सीखने को मिलेगा बहुत अच्छा है, जो आप लोगों ने नहीं सीखा होगा शायद। ठीक, तो अनुभाव जो है, अनुभाव किन दो शब्दों से मिलकर बना है और अनुभाव जो है मतलब कितने भागों में बांटा गया है, तो क्या है हमारा अनुभाव है। ठीक, इस तरीके से आप लोगों को इसमें क्या नाम, जो भी आप लोगों का पेपर होगा ना, इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो और भी मतलब सिलेबस के पेपर होते हैं ना, जैसे कुछ बीएड वगैरह करते हैं ना, या मतलब बीटीसी वगैरह है जो है, तो उसमें जो है डायग्राम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना पेपर में आपका। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से सीखिएगा ना, जो भी चीज़ सीख पाए ना वो सीखिए आप लोग। ठीक, तो अनुभाव जो है, पहली बात तो हम बता रहे हैं तुम्हें, अनुभाव जो है कौन कौन से होते हैं। ठीक, कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है इसका कायिक, फिर दूसरा क्या होता है इसका सात्विक, का है बना हुआ है, कायिक और सात्विक। अनुभाव के मतलब कितने भेद होते हैं, कायिक होता है और ये सात्विक होता है। ठीक, तो जो कायिक होता है हमारा है, कायिक को हम क्या कहते हैं बताइएगा, जो हमारा जो कायिक है जे, ठीक, कायिक को क्या कहते हैं हम बताओ, मतलब कायिक के अंदर का क्या आएगा ना, कायिक किसे कहते हैं, तो कायिक में आएगा जो है हमारे जो शरीर की चेष्टाएं हैं, हमारे शरीर की चेष्टाएं जो हैं वो हमारी जो है कायिक के अंतर्गत आ जाएंगी। कायिक में क्या आएगा हमारा, शरीर की चेष्टा, शारीरिक चेष्टाएं जिसे कहते हैं। अभी मैंने परिभाषा में दिखाया था आप लोगों को शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं दिखाया था ना, तो कायिक में जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, शरीर की चेष्टाएं जो हैं वो आ जाएगा। और मानसिक में क्या आ जाएगा पता है, आप लोग बताइए हैं। मानसिक में वहाँ आएगा है वे चेष्टाएं जो मतलब स्वतः उत्पन्न होती हैं। कायिक में शरीर की चेष्टाएं और मानसिक में उसमें सात्विक में आएगा वे चेष्टाएं
जो स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक, कायिक में शारीरिक चेष्टा, शारीरिक चेष्टाएं। ठीक है, सात्विक में वे चेष्टाएं जो स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें वे चेष्टाएं जो स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है बताएंगे आप लोग हैं। इसमें जो है हंसी एक है पहली बात तो। जैसे कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है ना, जब हम कोई ऐसी बात देख लेते हैं या सुनते हैं ना, और अगर जब हमारे अंदर मतलब जब हंसी का भाव उत्पन्न होता है ना, तो उसे रोक नहीं पाते हैं, चाहे कैसा भी मतलब माहौल बना हुआ है ना, दांत निकाल दोगे वहाँ पे हैं। तो जो है ना स्वतः उत्पन्न जैसे अगर हंसी की चेष्टा उत्पन्न होती है ना, तो जैसे कुछ भी पढ़ा हो ना, तो बच्चे दांत निकालने लगते हैं बेवजह ना। तो क्या उनके अंदर चेष्टा बना भी तो नहीं कर सकते हो ना कि हंस क्यों रहे हो भाई, हंसने का मतलब उनके अंदर जो है। तो सात्विक चेष्टा में मतलब सात्विक और मानसिक चेष्टाएं जो होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। आप लोगों को बताएंगे नहीं अलग, और अगर जब ज़रूरत होगी आप लोगों की तो आप लोग अगर पूछेंगे तो हम बता भी देंगे आप लोगों को, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो जो है अनुभाव जो है अनुभाव के 2 भाग होते, कायिक और सात्विक। कायिक में जो है शरीर की चेष्टाएं होती हैं हमारे, ठीक, और सात्विक में जो है वे चेष्टाएं जो स्वतः उत्पन्न होती हैं, मतलब अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं, वो होती हैं। और सात्विक और मानसिक चेष्टाएं जो होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। आप लिख लीजिए, पहला होता है रोमांच, ठीक, फिर दूसरा होता है कंप, ठीक, रोमांच और कंप, फिर तीसरा जो होता है इसमें स्वेद होता है, पसीना जो होता है, ठीक, फिर चौथा है आंसू, आंसू है, पांचवा स्वरभंग, मतलब जब लड़खड़ा मतलब कोई बात बोलते हैं ना और रोते रोते मतलब बात, जब हम कोई बात कहते हैं और किसी दूसरे के समझ में नहीं आती है जब, तो स्वरभंग मतलब जो बात हम कहते हैं ना, बात को कहने लड़खड़ा जाते हैं ना, तो व्यवरण आता है। फिर इसके बाद छठा है इसमें 7वां है स्तंभ, फिर 8वां है प्रलय। ठीक, ये सात्विक और मानसिक जो है 8 प्रकार की चेष्टाएं होती हैं। ठीक है, सात्विक या मानसिक, ठीक, कायिक नहीं है, कायिक जो होती हैं वो 33 प्रकार की होती हैं शायद। तो इसका एक उदाहरण है मतलब कि जब हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है, जब हृदय में क्रोध जागृत होता है, तो व्यक्ति का चेहरा कैसा हो जाएगा बताओ। जब गुस्सा आता है ना, किसी को तो नहीं पता ना, जब गुस्सा आता है ना चेहरा लाल हो जाता है एकदम कतई, है चेहरा लाल हो जाएगा ना। और जो मुट्ठियाँ जो होती हैं, जब गुस्सा आता है ना तो कुछ भी मिल जाता है ना तो उसको दबाने लगते हैं बहुत कस कस करना, कि जैसे गुस्सा कम हो जाए ना, तो मुट्ठियाँ जो होती हैं एकदम कस जाती हैं, भींच जाती हैं मुट्ठियाँ। और जो क्या नाम दांत होते हैं ना, दांत कीटने लगते हैं, खिटखिटाने लगते हैं ना, इसको मारेंगे सारी जगह, बहुत मारेंगे फिर ना। तो जब गुस्सा आता है ना, तो जो है मनुष्य के चेहरे की जो भाव भंगिमा होती है वो मतलब इस टाइप की हो जाती है ना, आंखें एकदम कहते लाल हो जाएंगी हैं। तो ये जो है ये चेष्टाएँ जो है अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, सारी चेष्टाएँ जो हैं तुम्हारी। ठीक, उसके बाद तुम्हारा अगला आता है, इसके बाद इसमें आता है संचारी भाव। ठीक, अनुभाव, हाँ अनुभाव में एक चीज़ और हो गई तुम्हारी, जो है 2 हो गई तुम्हारी, कायिक और सात्विक। ठीक, कायिक और सात्विक होंगे, तो कायिक में जो शरीर की चेष्टाएं होंगी, और सात्विक में है वे चेष्टाएं जो अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं, स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, वो आ जाती हैं। अनुभाव जो है, अनुभाव 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये पहला है हमारा शब्द जो है, पहला है हमारा अनु, दूसरा है हमारा भाव। ठीक, अनुभाव ये जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहली बात तो अनुभाव। ठीक, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो अनुभाव का मतलब पहला शब्द है इसमें अनु और दूसरा शब्द है भाव। ठीक, तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, इसमें तुम्हारा जो है हो जाएगा कि भावों को जो है अनुसरण करने वाली। ठीक, भाव और अनु, ठीक, अनु का मतलब अनुसरण करने वाली और भाव मतलब भावों का। तो मतलब भावों का अनुसरण करने वाला जो है वो क्या है, अनुभाव है। तो अगर पूछा जाए अनुभाव क्या है, तो भावों का अनुसरण करने वाला चेष्टाएं जो होती हैं वो हमारी अनुभाव कहलाती हैं। तो एक परिभाषा भी इन 2 शब्दों से बन जाती है हमारी। ठीक, अब जो हमारा अगला आएगा, अंतिम आएगा जो तत्व है हमारा, वो है संचारी भाव। उसको भी नोट करिएगा जल्दी आप फटाफट। संचारी भाव कौन सा आएगा, उसके बाद हमारा आएगा संचारी भाव।
क्या है हमारा संचारी भाव। तो संचारी भाव किसे कहते हैं? पहली बात तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा ना कि किसे कहते हैं। जिसे रस की बात आई तो सबसे पहले रस किसे कहते हैं तो उसके बाद जब संचारी भाव की बात आएगी तो स्थायी भाव को मतलब पुष्ट करने वाले जो अस्थिर मनोविकार होते हैं, मतलब स्थायी भाव को जो मजबूत करते हैं, क्या होते हैं? स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। किसे कहते हैं? स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले, देखिएगा, स्थायी भावों को पुष्ट करने वाले, क्या इसमें लिखा हुआ है? स्थायी भावों को क्या करने? स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले हैं। पुष्ट को क्या मतलब? मजबूत करने वाले हैं। स्थायी भावों को मजबूत करने वाले जो अस्थिर मनोविकार होते हैं, करने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं? तो आएगा तुम्हारा स्थायी भावों को पुष्ट करने वाले अस्थिर मनोविकारों को, जो स्थायी भाव को मजबूत करते हैं। अस्थिर मनोविकार जो है मतलब उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। ठीक, तो अब पता लग गया है कि संचारी भाव किसे कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है संचारी भाव की, बताओ मैं। और जो क्या नाम, जो तुम्हारे संचारी भाव होते हैं, इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली ये है, इसमें जो है स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं, ये तो हमने दिखा दिया है। फिर इसमें एक चीज़ जो है कि स्थायी मतलब जो मन में कुछ समय तक संचरण करते हैं उसके बाद चले जाते हैं। जो संचारी भाव जो होते हैं मन में कुछ समय के लिए आते हैं, क्षणभंगुर होते हैं, मतलब जैसे कहते हैं जीवन क्षणभंगुर है, उसी तरीके जो संचारी भाव है ना, जो क्षणभंगुर है, थोड़ी देर के लिए आएंगे और चले जाएंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? अगर स्थायी भाव की संचारी भाव की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 33। ठीक है, उसके बाद जो है क्या आएगा इसमें, क्या नाम, स्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया, अनुभाव हो गया और संचारी भाव हो गया है। इसमें 4 तत्व थे, चारों हो गए आप लोगों को। उम्मीद है ना कि आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक, तो इसमें 33 संचारी भाव होते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। अगर आप चाहें तो आप लोग कमेंट करेंगे जब, तो हम आप लोगों को बता देंगे वो, लेकिन उनकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप लोग पढ़ना चाहें, मतलब आनंद के हिसाब से, मतलब या जानकारी के हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहें तो आप हमें बताएंगे, तो हम आप लोगों को जो संचारी भाव होते हैं वो भी बता देंगे और किसे कहते हैं वो समझा भी देंगे। ठीक है, तो अब रस के तत्व खत्म। अगला वीडियो जो है श्रृंगार रस किसे कहते हैं सबसे पहला रस श्रृंगार रस है हमारा, तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस के भेद अच्छे से आप लोगों को जो है पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।